नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टेंथ वाला XYZ यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझते हैं। इस वीडियो में हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद जिसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास। यदि आप परीक्षा में अंक पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ में अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाएं ज़रूर, ताकि अगला नोटिफिकेशन जो भी आए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए अपने सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, क्लास 10th का चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद और करने वाले हैं इसमें हम लोग क्लास 10th का जो है ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव विथ आंसर के साथ करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए, आज हम लोग पहला काम करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, क्लास 10th है, हिस्ट्री है, चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला प्रश्न है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। ये क्या हो रहा है? चलिए, पहला प्रश्न है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागरूकता का प्रतिफल है। यहाँ का छूट गया है, इस जगह का छूट गया है, का लिख लेना है, का छूट गया है, का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। एकता की वाहक बनती है, जिसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजनी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? तो देखते हैं कौन है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग सेनापति था। 1831 में इसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ये जानना है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो देखिए, मध्यकाल में लगभग 800 ईसा पूर्व, ठीक है, सरलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। लेकिन आधुनिक काल में आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित हो गया, जिसमें लगभग छोटे बड़े राष्ट्र थे। वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति में विषमता फैली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए पूरा, तो हमारा नंबर इसमें दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा PDF भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ठीक है, क्या बोले? 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पासा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी अवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संकुलन को स्थापित करना था। उन शांति संकुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। अतः उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की फिर से स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। चलिए इसका भी हल देखते हैं। चलिए, फ्रांस के राजा लुई फिलिप एक उदारवादी महत्वाकांक्षी राजा था, जिसने विरोधियों को खुश करते हुए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी स्वभाव का था, जिसके शासनकाल में फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी फैल गई। राजा के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। 22 फरवरी 1848 को सुधारवादियों ने पेरिस में फियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया, लेकिन जगह जगह पर अवरोध लगाए गए। फलतः 24 फरवरी 1848 में लुई फिलिप फ्रांस की राजगद्दी छोड़ इंग्लैंड भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेरिबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। गेरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। चलिए उत्तर है, गेरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी तथा पेशे से नाविक था। गेरिबाल्डी कौन था? पेशे से नाविक था, जिसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई। इटली के प्रांत सिल्ली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करने के लिए एकदम बिल्कुल नहीं भूलना है, और वीडियो को जो है ना अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। ठीक है, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगली वीडियो अगर हम कोई भी डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करना एकदम बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इटली। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, इटली की एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान की चर्चा करें। इसमें 3 लोगों की चर्चा करने के लिए कहा रहा है योगदानों की। किसका? मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी। ठीक है, इसमें आप 3 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान की चर्चा करें, या फिर ये लिख सकते हैं इटली के एकीकरण में काबूर की योगदान की चर्चा करें, या फिर आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं इटली की एकीकरण में गेरिबाल्डी के योगदान की चर्चा करें। चलिए हम लोग पहले मेजनी का योगदान की चर्चा करेंगे। चलिए, इटली के एकीकरण में मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। ठीक है, यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। इटली के राजनीतिक में हलचल मच गई। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण, उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे काबूर का, काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था, जिसने इटली की एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना और मनाने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया, जिसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। इस प्रकार कालांतर में युद्ध हुए, फिर संधि हुई। तब 1862 तक दक्षिण इटली रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी सियासियों का विलय रोम में हो गया और सभी ने इमेनुएल का शासक माना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे गेरिबाल्डी के योगदान की चर्चा। चलिए, गेरिबाल्डी ने 1862 में जब रोम में आक्रमण का योजना बनाई, तब काबूर ने इसका विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट का सेना भेज दी। इसी बीच गेरिबाल्डी का भेंट काबूर से हुई और उसने रोम की अभियान का योजना त्याग दी। कालांतर में कई युद्ध हुई, फिर संधि हुई।
इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान था। चलिए फटाफट आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। चलिए इसका उत्तर देखिए। बिस्मार्क जर्मन डायट में फ्रसा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्व को समझा तथा रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किया। कालांतर में बिस्मार्क ने 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया फ्रसा संधि का विरोध किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया का साथ पकड़कर 1864 में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। बिस्मार्क ने इटली के शासक इमैनुएल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया फ्रसा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। कालांतर में देश और विदेशों के बीच कई संधि हुए, जिससे दोनों देशों के बीच 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिससे शांति स्थापित हुई। अंत में जाकर जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 1830 की क्रांति की विवरण दे। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे, ठीक है। चलिए, चार्ल्स टेन एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी राजा था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई प्रतिरोध उत्पन्न किए। उनके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। 25 जुलाई 1830 को 4 अध्याय देशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। फलतः पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 में गृह युद्ध शुरू हो गया। इसे ही 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स टेन फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। यूनानी का अपना गौरव में अतीत रहा है, जिस वजह से यूनान को पश्चाताप का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी सभ्यता की साहित्य प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के प्रिय स्रोत था। फ्रांसीसी क्रांति के यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इसकी पहचान एक थी।
तुर्की शासन से खुद को अलग करने के लिए आंदोलन किए। यूनान सारी यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान प्रयास था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्य वर्ग का उदय हुआ। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की आज़ादी के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। रूस अपनी समाजवादी, महत्वाकांक्षी तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की आज़ाद का पक्ष था। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए वो उसी क्वेश्चन में है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। कालांतर में भिन्न भिन्न देशों के साथ हुई कई युद्ध हुए, फिर समझौता हुआ। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 भी यूनानी स्वतंत्रता में रुचि रखने लगा। 1827 में लंदन में सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ और यूनान समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। फलतः तुर्की की हार हुई और अंततः 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई और 1832 में यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? चलिए 1815 से 48 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में फ्रांस की पहल पर जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ना भूले, एकदम स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यह आपका बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है हिस्ट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूत के योगदान का वर्णन करें। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसूत तथा फ्रांसिस डिक ने किया। कोस्त लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसूत ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर जवाब देना है। फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, जो तिरंगा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, और आज का क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, अगली क्लास हम इसके आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना एकदम बिल्कुल ना भूलें। लाइक करने से हमारा मनोबल जो है बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से और भी मेहनत करके आपके पास आएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट भी लेकर आएंगे। ठीक है,
वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा साथ साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।